मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले कई सालों से एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल का बस चलाता था जो शहर के बाहर एक शांत इलाके में स्थित था। मेरी नौकरी सीधी सादी थी, सुबह बच्चों को शहर से लाना और शाम को वापस छोड़ना। एक दिन की बात है, स्कूल की बस रूट पर मेरा काम तो हो गया था, लेकिन शाम के समय मुझे एक अजीब सा असाइनमेंट मिला। मुझे शहर के एक सरकारी अस्पताल से कुछ बच्चों को पिक करना था, जिन्हें स्कूल के प्रिंसिपल के निर्देश पर विशेष चेकअप के लिए ले जाया गया था। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि केवल लड़के ही मेरी बस में चढ़ रहे थे। 2-3 बार ऐसा हुआ कि हर बार चेकअप के लिए सिर्फ लड़के ही अस्पताल जाते। मेरे मन में एक सवाल उठा, इस बोर्डिंग स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं, पर क्या वे कभी बीमार नहीं होती? क्या केवल लड़कों को ही बार बार अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है? मैं बस एक ड्राइवर था, इसलिए मैंने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया। अगले दिन भी कुछ लड़कों को अस्पताल वापस लाते समय मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। जब बच्चे उतर गए और मैं बस को साफ करने लगा तो मेरी नज़र अचानक एक पिछली सीट पर पड़ी। वहाँ सूखे हुए खून के छोटे छोटे धब्बे थे। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। यह दृश्य मुझे एक जोरदार झटके दे गया। बच्चों के साधारण चेकअप में खून कैसे आ सकता है? यह निश्चित रूप से गड़बड़ थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने देर रात पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मैंने एक हवलदार को पूरी बात बताई। बच्चों का बार बार बीमार होना, केवल लड़कों को ही ले जाना और सीट पर खून के धब्बे। हवलदार ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वे मामले को देखेंगे, पर मेरा नाम गुप्त रखेंगे। अगली सुबह मेरी नींद मेरी पत्नी सीमा की आवाज से खुली। विक्रम उठो, 7 बज गए, मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता था। मैंने जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया। मेरी छोटी बेटी प्रिया मेरे पास आकर बोली, आज जल्दी आ जाना, रोज देर हो जाती है, हमें आपके साथ खाना खाना है। मैंने प्यार से उनका माथा चूमा और विदा किया कि आज वह जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। सीमा ने कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं, 2 जगह काम करते हैं, स्कूल के बाद आप फैक्ट्री वर्कर्स को भी छोड़ने जाते हैं ताकि हम अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। मुझे आप पर बहुत गर्व है। मैं स्कूल के लिए निकला। वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका। विक्रम, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है आज कुछ लड़कों की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जल्दी करो। 2 स्टाफ सदस्य, श्रीमती शर्मा और एक अन्य महिला, 2 छोटे लड़कों को लेकर बाहर आई। उनकी हालत बहुत ही नाजुक लग रही थी। वे बेहोशी की हालत में थे। श्रीमती शर्मा मुझे देखकर चिल्लाई, जल्दी दरवाजा खोलो, क्या देख रहे हो? बच्चों की हालत बिगड़ रही है। मैंने डरते डरते पूछा, मैडम क्या हुआ? इन्हें वह गरज कर बोली, सवाल जवाब मत करो, तुम बस एक ड्राइवर हो, तुम्हें बस अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। अगर अब की बार कुछ पूछा तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। मैंने चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोला। एक बच्चे को नाक से हल्का खून आ रहा था। तभी मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी। वह गोल हल्के से उभरे हुए 2 छोटे निशान थे। मुझे अजीब लगा, पर नौकरी जाने के डर से मैं चुप रहा। हम अस्पताल की ओर मुड़े, पर श्रीमती शर्मा ने कहा, अस्पताल नहीं, शहर के बाहर वाले डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर चलो। डॉक्टर साहब आज वहीं मिलेंगे। डॉक्टर गुप्ता? हाँ, वही डॉक्टर जो हमेशा स्कूल के बच्चों का चेकअप करते थे। हम क्लिनिक पहुंचे। जल्दबाजी में बच्चों को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। तब मैं भी अंदर जाने लगा तो श्रीमती शर्मा ने मुझे रोका, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? वापस जाओ। लगता है दूसरे हॉस्पिटल के कुछ लड़कों की भी तबीयत खराब है, तुम्हें उन्हें भी लेकर यहाँ आना है। जल्दी निकलो। वह वापस स्कूल की तरफ चला गया। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। यह सब अजीब था। बार बार लड़कों का बीमार पड़ना, नाक से खून आना और गर्दन पर वही 2 निशान। दूसरे हॉस्टल में एक और लड़का आया। उसके साथ वाली नर्स ने भी मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और चेतावनी भी थी कि कोई जवाब मैं न मांगू। मैंने फिर उस लड़की की गर्दन पर नजर डाली, वही 2 निशान। उस दिन के अंत तक मुझे पता चला कि एक लड़का अनिल, जिसकी तबीयत सबसे ज्यादा खराब थी, वह बच नहीं पाया। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह सिर्फ 12 साल का बच्चा था। अगले दिन मुझे हेड ऑफिस बुलवाया गया और एक सख्त मिजाज ऑफिसर ने मुझे बुरी तरह से डांटा। तुम कौन होते हो स्टाफ से सवाल करने वाले? अपने काम से काम रखो। अगर दोबारा पूछताछ की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। डर के मारे मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया। डर के बावजूद मेरे अंदर का इंसाफ जाग चुका था। यह मेरी बेटिया के भविष्य का सवाल था।
मैं नहीं चाहता था कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। 2 दिन बाद एक और लड़के जिसका नाम दीपक था, उसे अस्पताल से वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इस बार उसके साथ कोई स्टाफ मेंबर नहीं था। वह बहुत कमजोर दिख रहा था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। बैंडेज के नीचे उसकी गर्दन पर वही निशान थे। जब दीपक बस से उतर गया तो मैंने सीट पर देखा, वहां ढेर सारा खून था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हद थी। मैंने अब और इंतजार नहीं किया। मुझे पता था कि मैं अपनी नौकरी खतरे में डाल रहा हूँ, पर बच्चों की जान का सवाल था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस बार मैंने विस्तार से सारी बातें बताई। अनिल की मौत, हर बच्चे की गर्दन पर वही निशान और सीट पर खून के धब्बे। मैंने उन्हें बताया कि यह सब मेरे लिए बहुत जरूरी है, भले ही मेरी नौकरी चली जाए। पुलिस ने मेरी बात गंभीरता से ली। डीएसपी साहब और इंचार्ज ने मुझे तसल्ली दी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। तुम अब अपने काम पर जाओ। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं हक्का बक्का रह गया। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और पूरे स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा था। प्रिंसिपल से लेकर गार्ड तक सब सलाखों के पीछे थे। डॉक्टर गुप्ता का क्लिनिक भी सील कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद मुझे भयानक सच्चाई का पता चला। यह लोग बच्चों को डॉक्टर गुप्ता के पास ले जाते थे, जहां उनकी विषैले इंजेक्शन देकर उनकी शरीर के कीमती अंग, ऑर्गन जैसे निकाल लिया जाता था। कुछ बच्चे बच जाते थे, पर अनिल जैसे कई बच्चे इस मानव अंग तस्करी के गिरोह के शिकार हो गए थे। लड़कियों के बजाय लड़कों को इसलिए निशाना बनाया जाता था क्योंकि लड़कियों को गोद लेने वाले कपल कम आते थे और लड़कों को अंग ज्यादा स्वस्थ माने जाते थे, जिससे उनकी तस्करी आसानी थी। मुझे सरकार की तरफ से एक बड़ा इनाम मिला और साहस के लिए सम्मानित किया गया। मुझे एक सरकारी एनजीओ में ड्राइवर की शानदार नौकरी मिली, जहां मैं आज भी अपने सेवा दे रहा हूं। मेरे घर के हालात सुधर गए और मेरी बेटियां आज एक सुरक्षित माहौल में है। जब भी मैं उस भयावह दौर को याद करता हूं, मेरी आत्मा कांप उठती है, लेकिन मुझे सुकून है कि मैंने अपनी मन की आवाज सुनी और उन मासूम के बच्चों को न्याय की लड़ाई लड़ी। मेरी नौकरी चली जाती, पर मेरा ईमान बच गया और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।